नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे और एक अच्छे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे पीपीएससी लगा है, यूपीपीसीएस लगा हुआ है, आरओ है, इसी तरह से सीटेट है। सीटेट में जो बच्चे सेकंड पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी, यूपी टेट में जो सेकंड पेपर देने वाले हैं बच्चे उनके लिए बेस्ट होगा। यूपी टेट में तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे ज्योग्राफी आता है या फिर जिसका ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में रहा हो तो उनके लिए टीजीटी वगैरह। तो हर एक एग्जाम जहाँ पे ज्योग्राफी आता है अच्छे एग्जाम्स के लेवल में, जैसे रेलवे, एसएससी, तो हर जगह के लिए आप एफोर्डेबल इसको कर सकते हैं बच्चों। और इसको परचेस करने के लिए आप कमेंट एक तरह से व्हाट्सअप कर दीजिएगा 6386087535 पर, हम आपको पूरा पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं आकर प्ले लिस्ट में। यह 30 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे टोटल। इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन है, 2000 प्लस क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में पूछा गया है कहीं ना कहीं। तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। चलिए हम लोग आ जाते हैं। 30 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था, 30 तक, 31 पे आज चलेंगे क्योंकि पर डे हम लोग 30 क्वेश्चन लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन बताइए। देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह भी है कि आपके लिए इसमें उसका सारांश दिया गया है, यानी कि उसे हम लोग बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किए हैं इस चीज़ में, इस पीडीएफ में। तो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, क्वेश्चन 31 देखिए आप लोग स्क्रीन पे। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में आने वाली कमी को क्या कहा जाता है? तापीय असंगति कहा जाता है, तापीय गिरावट कहा जाता है, तापमान की गिरावट कहा जाता है, या फिर ताप पतन का दर कहा जाता है। बच्चों यह तीनों तो नहीं कहा जाता है, सॉरी, यह वाला तीनों तो नहीं कहा जाता है। देखिए, जो ताप पतन दर है, जैसे कि बात करें जब ऊंचाई बढ़ती है या फिर गहराई नीचे की तरफ जाते हैं तो तापमान में परिवर्तन होता जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? टेम्परेचर इंक्रीमेंट, मतलब टेम्परेचर घटता जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में आने वाली कमी, यानी कि टेम्परेचर ऊपर जाएंगे तब भी माइनस में चला जाएगा, नीचे जाएंगे तब भी माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं ताप पतन दर कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति दर के हिसाब से 165 मीटर, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रति कमी जो होगा हाथ से होगा वो 165 मीटर प्रति ऊंचाई पर होगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि क्षोभ मंडल में अगर देखें तो हमारे पास कितने मंडल होते हैं, हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं मंडल आपको। यानी कि हमारे स्पेयर कितने हैं। हमारे ऊपर अगर नीचे की तरफ देखेंगे, पृथ्वी में नीचे की तरफ, तो 3 लेयर हैं। एक क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। 3 लेयर है। इसमें भी कभी बांटा गया है 6 पार्ट में इसको। ठीक है ना? अगर हम अपने इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल नीचे से लगभग 10 किलोमीटर तक है। इसकी ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद 10 किलोमीटर तक मतलब क्षोभ मंडल हो गया। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है। जो क्षोभ मंडल है बेटा, इसी में हमारे बारिश वगैरह सब कुछ होते रहते हैं, मौसमी घटनाएं जितनी हैं सब कुछ इसी में होता है। इसके बाद समताप मंडल है। जो क्षोभ मंडल इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, जो समताप मंडल इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसमें टेम्परेचर इक्वल होता है, इसमें से जहाज वगैरह इसी में उड़ते रहते हैं, वायुयान इसी में उड़ता है। ठीक है, यह बात याद रखिए। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मेसोस्फीयर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं मध्य मंडल, मध्य मंडल कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है आयन मंडल, जिसे हम कहते हैं आयन मंडल, आयनोस्फीयर कहते हैं। फिर उसके बाद एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल आ जाता है। ये 5 मंडल हैं, आप याद रख लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? तो डोलड्रम की जो पेटी होती है उसकी सामान्य स्थिति भूमध्य रेखा के निकट होती है, आसपास डिग्री पे होती है। 0 डिग्री होता है हमारा इक्वेटर, उसके नॉर्थ में और उसके साउथ में 5-5 डिग्री चले जाइए, बस वही डोलड्रम की पेटी होती है। डोलड्रम पेटी होती क्या है उसको हम लोग ध्यान से, और इसमें एक्सप्लेन किया गया, उसको देखेंगे। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर की ओर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैले हुए क्षेत्र को हम डोलड्रम कहते हैं। यह निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहाँ अधिकांश समय पवन शांत रहती है, इसलिए इसे शांत पेटी अथवा डोलड्रम कहते हैं। जिस प्रकार से अगर आप कहीं किसी बस या फिर किसी ऐसे गाड़ी में यात्रा कर रहे हो, जो जीप वगैरह आता है, जीप साइड में होता है, जो पीछे की तरफ खुला रहता है, देख रहे हैं ना? तो अगर इसमें से कोई भी आप मैटर वगैरह अगर बाहर की तरफ फेंकते हैं, मेटल मतलब कोई कागज़ का सामान हो या फिर कुछ ऐसे जो थोड़े से हल्के हों, उसको बाहर की तरफ फेंकेंगे तो अंदर की तरफ ही आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर गाड़ी के अंदर जो होता है वह एक तरह से जो होता है एयर प्रेशर बन जाता है, यानी कि वहाँ पे जो हवा होती है वहाँ से खाली हो जाती है। तो वहाँ पे हवा खाली होने की वजह से अंदर प्रेशर, जो बाहर से हवा होते हैं उसमें अंदर की तरफ प्रेशर लगाते हैं, दबाव बनाते हैं। तो इस तरह से इसे देख सकते हैं आप, यानी कि जो डोलड्रम पेटी क्या होता है उसको हम लोग देख लिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर सौर ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित नहीं करते हैं? तो बताइए कौन से कारक हैं जो सौर ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित नहीं करते हैं? तो इसमें क्या क्या हो जाएगा अब आपका?
सौर ऊर्जा के कारक मतलब सौर ऊर्जा को प्रभावित नहीं करने वाले कारक धरातली तापमान, टेम्परेचर से क्या लेना देना है सौर ऊर्जा का? सौर ऊर्जा का इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन सौर स्थिरांक से लेना देना है। ठीक है, दिन की अवधि, बिल्कुल इससे भी लेना देना है। दिन की अवधि का मतलब कि हम लोग अगर टेम्परेचर देखेंगे कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है तो इससे लेना देना है, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या लेना देना है? पृथ्वी रिवॉल्यूशन कर रही है, रोटेशन कर रही है, इससे क्या लेना देना? मतलब रोटेशन से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन धरातली तापमान से भी कुछ लेना देना नहीं। धरातल का तापमान होता है, लेकिन सौर स्थिरांक से कुछ लेना देना है। यह कांस्टेंट होता है जो सौर के टेम्परेचर पे आधारित होता है। ठीक है, और दिन की अवधि या फिर रात की अवधि यह तय करता है कि कितना टेम्परेचर यानी सौर ऊर्जा कितना हमारे पृथ्वी पर आया है, कितना इसका टेम्परेचर बढ़ाया है, आज की स्थिति क्या, इस तरह से ये सब तय करता है। यानी कि पहला और तीसरा या तो डिपेंड करेंगे, लेकिन यह दूसरा और चौथा नहीं डिपेंड करेगा। इस वजह से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे दिया है, इसको आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए 34 क्वेश्चन। यह मत सोचिएगा क्वेश्चन का आंसर भी दिख रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आ ही रहा है। ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पवनों की गति का निर्धारण किस कारक से होता है? ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। हम लोग इस तरह से 2000 क्वेश्चन तक चलेंगे, 2000 से ऊपर तक। ध्यान से आप लोग बने रहिए, डेली फॉलो करिए 9 बजे। पवनों की गति का निर्धारण किस कारक से होता है? पवन की गति का निर्धारण किस कारक से होता है? तो बताएंगे वायु दाब की प्रवणता के कारण होता है। पवनों की गति कई कारकों द्वारा सम्मिलित रूप से प्रभावित होता है। ये कारक हैं कौन कौन से? दाब की प्रवणता, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कोरियोलिस बल है ना, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा। भूतल से घूर्णन, घर्षण तथा उसके द्वारा उत्पन्न अवरोध, जो भूतल द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है वह, प्लस वायुदाब प्रवणता क्या है इसको देख लेते हैं। क्षैतिज वायुदाब में अंतर का परिणामी बल ही पवन का प्रेरक बल होता है। ठीक है, यह बल दबाव के अंतर के अनुसार उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में कार्यरत रहता है। इसे ही वायुदाब प्रवणता जनित बल कहते हैं। जिस प्रकार से भी हमने एग्जाम्पल दिया था गाड़ी वाला, ठीक है, पीछे की तरफ खुला हो व्हीकल्स में, तो इस तरह से हो जाता है। आइए 35 क्वेश्चन पे। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? ऋतु परिवर्तन का, देखिए ऋतु, हमने दिन और रात की बात नहीं किया है। अगर दिन और रात की बात नहीं किया गया तो पृथ्वी में घूर्णन तो आएगा ही नहीं, रोटेशन नहीं आएगा, रिवॉल्यूशन आएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है तो यह तो आएगा ही आएगा। पृथ्वी का अक्ष का झुकाव तो यह भी आएगा, लेकिन सूर्य का घूर्णन से क्या लेना देना है? पृथ्वी के घूर्णन से क्या लेना देना है? इसमें यह दोनों कारक नहीं रहेंगे, यानी कि दूसरा और तीसरा आपका राइट होगा, यानी कि बी वाला आपका क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनें नहीं हैं? अब पवनें कई प्रकार की होती हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। व्यापारिक पवन होता है, पछुआ पवन, पूर्वी पवन, अपोवाई पवन, इस तरह से है ना, बहुत सारे पवन होते हैं। बादल के भी कई प्रकार होते हैं, उजला बादल, मतलब इस तरह से कहते हैं हम लोग, तो कई सारे होते हैं, 3 या 4 प्रकार के होते हैं बादल भी। सेम इसी प्रकार से पवनें भी होती हैं। तो पूछा गया है कौन सी पवनें हैं जो कि अस्थायी पवन नहीं हैं। अस्थायी पवन क्या होती हैं, यहाँ पे आप पढ़िए पहले। पृथ्वी तल पर चलने वाली कुछ पवनें ऐसे हैं जो वर्ष भर अस्थायी रूप से उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर एक ही दिशा में चला करती हैं, यानी उच्च वायुदाब की तरफ से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, जिन्हें हमेशा वर्ष भर ये चलती रहती है। इन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। इन्हें सनातन अथवा भूमंडलीय पवन भी कहते हैं। ये चीज़ें भी याद रखेंगे, यानी कि आपका जो राइट आंसर है बेटा सी हो जाएगा। अफवाही पवन इन्हें कहा जाता है। अफवाही पवन जो है वो अस्थायी पवन नहीं है, और बाकी सभी पवनें, पूर्वी पवनें, पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, यहाँ से 2-3 प्रकार से आप क्वेश्चन सीख सकते हैं। जो नहीं में है उसका भी आंसर, जो हाँ में है उसका भी आंसर। पूर्वी पवन तथा पश्चिमी पवनें इसके सुपरिचित उदाहरण हैं। ये सालों भर बहने वाली पवनें हैं। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवी पवनें देखिए इसके अंतर्गत आती हैं, यानी व्यापारिक पवन भी हमारा अस्थायी पवन है, पछुआ पवन भी अस्थायी पवन है, और ध्रुवी पवन मतलब कि ध्रुवों से चलती है, कहाँ पर? इक्वेटर की तरफ, ठंडी हवाएं जिसे कहते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, समुद्र तल पर वायुमंडल वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल पर अगर वायुमंडल का वायुदाब देखें तो 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ये भी याद रख लेंगे, यह एक तरह से कह लीजिए आपका डाटा है, यह याद करने वाला डाटा है, इसको याद कर लीजिए। वायुमंडल वायुदाब का अर्थ है कि किसी भी स्थान और समय पर वहाँ की वायु के स्तंभ का भार। ठीक है, वायुदाब का मतलब यही हो गया। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु परत के दाब के कारण पड़ते हुए बल को वायुमंडलीय दाब या वायुदाब कहते हैं। वायुदाब मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे बैरोमीटर कहते हैं बच्चों, यह तो पता होना चाहिए। एनीमोमीटर क्या होता है? वायु की दिशा बताने के लिए होता है, यह याद रखना भैया। पहले क्या होता था, ट्रक वगैरह जो चलते थे, ऊपर की तरफ एक छतरी नुमा, एक तरह से कांटे नुमा, त्रिशूल के नुमा लगे रहता था, वो घूमता था, नाचता था, इससे पता चल जाता था हवा किस साइड बह रहा है। तो हवा के बहने की दिशा को एनीमोमीटर बताता है, लेकिन बैरोमीटर वायुदाब बताता है। एक है हाइड्रोमीटर,
वह क्या काम करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वायुमंडल दाब मापने के लिए माप की जिस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है उसे मिली बार कहते हैं, तो याद रखना मिली बार इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब लगभग 76 यानी 76 सेंटीमीटर या फिर 1013.25 मिली बार होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बार होता है, याद रखना बच्चों। दाब का मात्रक पास्कल होता है लेकिन वायुमंडलीय दाब का बार होता है, याद रखेंगे। फैरल का नियम किसे कहते हैं? फैरल ने ये साफ साफ कहा था बच्चों, जो हमारा यह गोला है यानी कि अर्थ दो भाग में बटा हुआ है, तो अर्थ में जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है वो एंटी क्लॉकवाइज हवा घूम जाता है। जो भी एयर आते हैं, जो हवाएं होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती हैं और क्लॉकवाइज घूमती हैं हमारे यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध है। तो इस तरह से फैरल ने बताया था। तो पवनों की दिशा के बारे में ज्ञान जो दिया था फैरल ने दिया था। ठीक है बच्चों, तो इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, इसे कॉरियोलिस बल कहते हैं। कॉरियोलिस एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिसने सबसे पहले यह बल का प्रभाव का वर्णन किया, इस बल के प्रभाव का वर्णन किया था। इस बल के प्रभाव में उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। वही चीज़ हमने बताया आपको कि अगर यह अर्थ है तो उत्तर यहाँ पे आते हुए तो दाहिनी की तरफ दाएं की तरफ मुड़ रही कि नहीं, अपने दाएं तरफ मुड़ रही हैं, उधर अपने बाएं तरफ मुड़ रही हैं आपके, अगर आपके अनुसार देखा जाए तो। क्लियर है बातें? चलिए आगे चलते हैं बच्चों, है ना। 36 पे आ जाते हैं। बिलजार्ड नाम की पवन, एक पवन है बिलजार्ड, बच्चों याद रखेंगे बिलजार्ड इसका नाम है ना। बिलजार्ड जो पवन है क्षेत्र की विशेषता बताती है। किस क्षेत्र की विशेषता बताती है? अंटार्कटिका। बिलजार्ड जो है बेटा मेरे भाई ये अंटार्कटिका वाले क्षेत्र का विशेषता बताता है। अंटार्कटिका आपका पता होना चाहिए, जो सबसे नीचे है, यहाँ पे बर्फ़ वगैरह जमा हुआ है। यहाँ पे भारत का कुछ एक तरह से कह लीजिए कि जो विक्षेपित होने वाला या फिर कह लीजिए कि जो अनुसंधान केंद्र यहाँ पे भारत का है, ठीक है ना, जिसका नाम भारती है और कई सारे भी हैं। देखिए बिलजार्ड यह बर्फ़ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं, रूस के टुंड्रा प्रदेश में साइबेरिया क्षेत्र में बहती हैं, अंटार्कटिका, ठीक है ना। बिलजार्ड का स्थानीय नाम पुरागा या बुरान है, याद रखेंगे। पुरागा और बुरान ये भी ठंडी हवाएं हैं, याद रखेंगे बच्चों। इसके आगमन से तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है, इससे साइबेरिया, यूएसए, कनाडा प्रभावित होता है। ठीक है, अब कथन निष्कर्ष वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होते हैं, ठीक है ना। देखिए, प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णमासी को ग्रहण नहीं होता है। बताइए ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ होता है? प्रत्येक अमावस्या और पूर्णमासी को ग्रहण नहीं होता है, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है? बताइए। तो भैया बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक अमावस्या और पूर्णमासी को ग्रहण नहीं होता है। चंद्र ग्रहण की बात कर रहा है, ये संभव मतलब ये होता है लेकिन प्रत्येक में नहीं होता है, ये बातें सही हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार पथ पर परिक्रमा करती, बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर तो चक्कर लगाती है, तो इसी कारण से तो अमावस्या पूर्णमासी होता है, ठीक है ना। तो यानी कि दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ए वाला आपका सही है। एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर सूर्य पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है तो उसे कहते हैं लूनर इक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। अगर क्योंकि पृथ्वी अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर कुछ अंधेरा छा जाएगा कुछ जगह, है ना। लगभग जैसे देखे थे अभी हम लोग, लगभग 64 या फिर 184 के आसपास में, 184 किलोमीटर के आसपास में यूएसए कनाडा और मैक्सिको में अभी हाल ही में सोमवार को, मंडे को दिन जो है, यानी कि कल के दिन ऐसा सूर्य ग्रहण घटना घटा था। लगभग यह घटना 1870 में घटा था, उसके बाद यह दूसरी बार घटा था। अब आगे देखा जाए तो 2070 में घटेगा, समझ रहे हैं ना। तो समझने बहुत लंबा, 2073 के आसपास घटेगा। अगर मून और अर्थ के बीच में एक मिनट, मून और अर्थ नहीं, मतलब कि सन और अर्थ के बीच में अगर मून आता है तो सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण जिसे आप कहते हो एक तरह से सोलर इक्लिप्स। अगर इधर आ जाए, अगर अर्थ बीच में आ जाए, मून और सन के बीच में अगर अर्थ आ जाता है तो उस समय क्या हो जाएगा? लूनर इक्लिप्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी घटनाएं यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। नीचे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे। एक चक्रवात से क्या तात्पर्य है? एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के समान होती हैं। बताइए क्या ए सही है हमारा? ए वाला क्या सही है बच्चों? देखते हैं।
जो हम लोग अभी गोलार्ध बनाए थे उसमें यह देखा गया था कि जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र है जिसमें उत्तरी गोलार्ध की पवनें जो होती हैं घड़ी की सुई के समान होती हैं, घड़ी के सुई के समान होती हैं, दाएं तरफ मुड़ती हैं, है ना, उत्तरी गोलार्ध में बात किया गया था। तो आगे देखिए इसमें तो यह एंटी क्लॉकवाइज था ना, यह तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज तो यह है हमारा ना, यानी कि क्लॉकवाइज अगर देखा जाए, अगर इस साइड से देखा जाए तो क्लॉकवाइज हमारा ऐसे इस प्रकार से चलेगा कि नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में होता है क्लॉकवाइज होता है और उत्तरी गोलार्ध में जो होता है एंटी क्लॉकवाइज हमारी बहती हैं। एक उच्च वायु दाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है। आगे देखिए निम्न वायु दाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है। हाँ, यह बात ही बिल्कुल सही है कि जो निम्न वायु दाब का जो क्षेत्र होता है जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत की दिशा होती है, यह कह सकते हो आप। अब इसमें क्या कह रहा है, उच्च वायु दाब, यहाँ पे उच्च लगा दिया, यही चीज़ गलत किया है, अन्यथा यह कंडीशन सही हो जाता है हमारा, ठीक है ना। निम्न वायु दाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है, यह बात सही है। यहाँ देख लीजिए पश्चिमी पवन में ये मुख्य रूप से विकसित होती हैं। पश्चिमी पवन की बात करते हैं तो पश्चिमी पवन जो होती हैं वह एक तरह से ऐसी ही कंडीशन में होती हैं जो कि एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, यानी कि निम्न वायु दाब के क्षेत्र में आती हैं, याद रखना है। चक्रवात में पवन की दिशा बाहर से केंद्र की ओर होता है। जो चक्रवात होता है, चक्रवात में बाहर से केंद्र की ओर होता है, यानी कि अंदर क्या होता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, इस प्रकार से चलता है ऐसे, है ना। निम्न वायु दाब का क्षेत्र अंदर होता है और जो प्रेशर होता है बाहर की तरफ होता है। अधिक वाला जो वायुदाब का केंद्र होता है बाहर की तरफ होता है, याद रखेंगे। निम्न वायुदाब का केंद्र बाहर होगा तो अधिक प्रेशर लगेगा, इसे चक्रवात कहते हैं। जब बाहर से अंदर की तरफ हवा आएगी तो चक्रवात, और एंटी मतलब इसका उल्टा जस होता है, प्रति चक्रवात जिसे कहते हो, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ होता है। अंदर से बाहर की तरफ जब हवा चले तो उसे कहते हैं प्रति चक्रवात, जब बाहर से अंदर की तरफ चले तो उसे कहते हैं चक्रवात, याद रखना है। जब अंदर से बाहर की तरफ चले तो अंदर तो वायु का प्रेशर ज़्यादा होगा लेकिन बाहर कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बाहर से अंदर की तरफ चले तो अंदर वायु का प्रेशर कम होता है, जिसे हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, है ना। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है, भाई सही बात है। चक्रवात से वर्षा की संभावना रहती है, बिल्कुल सही बात है। चक्रवात के केंद्र को इसकी आंख कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। आकाश में सफ़ेद हल्के बगुले के पंख की तरफ बादल उसके आने का संकेत है, यह बात भी सही है। इसकी गति 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक हो सकती है। ये कभी विनाशकारी भी साबित हो जाते हैं, सही बात है भाई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चलिए ये देखिए यहाँ पे और चीज़ें दिया गया है, इसको देखिए। सनातन पवनें ऐसी पवनें हैं जो वर्ष भर अस्थायी रूप से उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर एक ही दिशा में चला करती हैं, इन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। पूर्वी पवन और पश्चिमी पवन उनके उदाहरण हैं। ये सालों भर बहने वाली पवनें हैं। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें व ध्रुवी पवनें इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ लिए थे टॉर्नेडो वाला। एक मिनट ये हम लोग कहाँ पढ़े अभी, 1 मिनट बच्चों, यह पढ़े हैं ना, हाँ। तो ये वाला भी पढ़ लिया हम लोग। टॉर्नेडो से क्या तात्पर्य है, 1 मिनट बच्चों, क्या हम लोग पढ़े हैं अभी, सॉरी 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ये वाला हम लोग पढ़े ना, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर आएंगे, यहाँ पे आएंगे 42 नंबर पर, हम लोग नीचे चले गए थे, सॉरी 42 नंबर पे। निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। प्रति चक्रवात क्या होता है, अभी हमने बताया आपको प्रति चक्रवात क्या होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए डायरेक्ट आप। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब रहता है, केंद्र में उच्च दाब रहता है, बाहर की तरफ निम्न दाब रहता है, समझ रहे हैं ना। तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा चलती हैं, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ चलने लगती हैं, याद रखना है। और चक्रवात में क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ चलती हैं, बाहर से अंदर की तरफ चलती हैं, यानी बाहर जो होता है हमारा उच्च दाब होता है और अंदर निम्न दाब होता है। और यहाँ पे प्रति चक्रवात में क्या है, अंदर उच्च दाब है, बाहर निम्न दाब है, यानी कि अंदर से बाहर चलेगी हवा, ये चीज़ याद रखना है हमें। तो इसमें देख लीजिए कौन सा सही है। एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के समकक्ष होती है, गलत बात है भाई। एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के समकक्ष होती है, एक उच्च वायुदाब, हाँ यह बात सही है। एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के समकक्ष होती है, बिल्कुल सही बात है। यह निम्न वायुदाब नहीं होता है ना, उच्च वायुदाब होता है, यही भी सही है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पवन चक्कर काटते हुए केंद्र से बाहर की ओर चलते हैं, बिल्कुल सही बात है, केंद्र से बाहर की ओर चलने लगता है। उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में होती है। और देखो दक्षिण गोलार्ध हमने बताया था क्लॉकवाइज होता है और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये बात हमें याद रखना है, ठीक है बच्चों। ऐसे चलती है, मतलब कि क्लॉकवाइज चलती है।
दायावर्त, है ना, वामावर्त मतलब कह लो, और इधर क्या होता है, बाएं तरफ अपनी मुड़ जाती है, इधर दाएं तरफ मुड़ जाती है हवाएं। तो ये बात याद रखना, कोरियोलिस ने बताया था। इसका आकार वृत्ताकार या अंडाकार होता है। इसमें मौसम शांत एवं सूखा रहता है। वर्षा नहीं होती है, धूप तेज निकलती है, जाड़े में प्रायः कोहरा पड़ने लगता है। मौसम साफ एवं सुहाना रहता है, आसमान बादल रहित हो जाता है, वर्षा की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। टॉर्नेडो से क्या तात्पर्य है? टॉर्नेडो अच्छा कहाँ कहते हैं? यूएसए में टॉर्नेडो कहा जाता है। यूएसए में जो चक्रवात होती है उन्हें टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है, याद रखना टॉर्नेडो। टॉर्नेडो वही चीज़ है जो चक्रवात है। चक्रवात क्या काम करता है? बीच में निम्न वायुदाब होते हैं, बाहर उच्च वायुदाब होता है। तो वायुदाब उच्च से निम्न की तरफ हवाएं चलती हैं। तो एक अति उच्च वायुदाब, एक अति निम्न वायुदाब, बिल्कुल टॉर्नेडो यही सही है। तो एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, उसे टॉर्नेडो कहते हैं। तो ऐसी हवाएं चलने लगती हैं ना। टॉर्नेडो का तड़ित झंझावात एक है, याद रखेंगे, झंझावात कहा जाता है इसे। टॉर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों से में उत्पन्न होती हैं। यूएसए के मिसिसिपी घाटी में उत्पन्न चक्रवात को टॉर्नेडो कहा जाता है। आकार की दृष्टि से अगर देख लें, आकार की दृष्टि से अगर देखें, आकार की दृष्टि से ये लघुतम व प्रभाव की दृष्टि से सबसे वृहद व प्रलयकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। इसकी आकृति कीपकार होती है, भाई कीपाकार बन जाता है ना। इसकी गति 300 से 800 किलोमीटर प्रति आवर होती है। समझ सकते हैं इतनी स्पीड से अगर पानी कहीं घुसेगा, है ना, क्योंकि हवाएं जब चलती हैं किनारों से तो पानी लेकर आती है अपने साथ समुद्रों से, और उस इलाके को पूरा जलमग्न कर देती हैं। इसका जीवन का औसतन 8 मिनट का होता है, मतलब इसका जीवन लगभग कभी 8 मिनट के आसपास में रहता है। इसके बाद वो समाप्त हो जाता है। लगातार 1 घंटे चलेगा तो समझ लो इलाके साफ हो जाएंगे, वहाँ की मिट्टियाँ कट जाएंगी। अतः ये अति अल्प समय के लिए आते हैं किंतु विनाशकारी होते हैं, जो थोड़े ही काल में काफ़ी तबाही मचा के चले जाते हैं। नीले कपासी मेघ मौसम शांत और गर्म हो जाने, धीरे धीरे आकाश में कपासी स्तरीय मेघ छा जाना। कपासी स्तरीय बादल जो होती है ना, वो छा जाता है, आंधी चलने लगता है और फिर गर्जन भी शुरू हो जाता है। चक्रवात के पिछले भाग में ओले भी पड़ने लगते हैं, मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है। जब टॉर्नेडो की उत्पत्ति सागरीय भागों में होती है तो वह कीपाकार जल को एक तरह से उछालता हुआ आगे बढ़ता है ना, यानी कि वाटर स्पॉट जिसे कहते हैं। ये वाला हम लोग डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं 44 पर। जल के ठोस अवस्था से सीधे ही जलवाष्प में परिवर्तित होने की घटना को क्या कहते हैं? ठोस अवस्था से, ठोस से सीधे जलवाष्प में बदल जाना। ठोस से सीधे जलवाष्प में यानी कि टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातन का क्रिया हो रहा है। ठोस से सीधे जलवाष्प यानी कि गैस के फॉर्म में बदल रहा है, यानी कि आप टेम्परेचर दे रहे हो, यानी कि ऊर्ध्वपातन जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। संघनन में क्या होता है? सीधे गैस से मतलब जो हमारा लिक्विड होता है उसमें टेम्परेचर देते हैं तो वह गैसियस फॉर्म में बदलता है, यानी कि सॉरी जो गैसियस फॉर्म होता है वह सीधे पानी के फॉर्म में बदल जाता है, यानी कि वाटर बादल के फॉर्म में हो जाता है, संघनित हो जाता है, तो संघनन कहते हैं, है ना, जिसे कंडेंसेशन कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है, देखिए नौसादर, NH4Cl, है ना, कपूर, आयोडीन, मतलब नमक जो हम लोग खाते हैं, आयोडीन, नौसादर। एक और है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है बच्चों, हम आपको लास्ट तक बताते हैं, नेप्थलीन है ना, इसको भी याद रखना है। संघनन जब गर्म वायु वाष्प लेकर पृथ्वी तल से ऊपर उठती है तो अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर तापमान में कमी आती है, जिसे जलवाष्प घनीभूत कहते हैं। ठंडा होकर मौसमी मतलब एक तरह से गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में आने लगता है, ये चीज़ याद रखेंगे। वाष्पन की विपरीत क्रिया जलवाष्प का जलकणों या हिमकणों के रूप में परिणत होना संघनन कहलाता है। संघनन की क्रिया से ओस, कोहरा, कुहास तथा बादल बनने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संघनन का रूप कहा जाता है। वर्षण यानी कि वर्षा जिसे किसे कहेंगे? सागर से स्थल की ओर जाने वाले बादल वायुमंडल में ऊपर की ओर उठते हैं। वायु मतलब जो होते हैं ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। जब ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो नीचे की तरफ क्या हो जाता है? ठंडी हवाएं जब गर्म हवाएं जब ऊपर उड़ जाएंगी तो ठंडी हवाएं नीचे उसका जगह लेने लग जाएंगी, यानी कि एक तरह से निम्न प्रेशर का जोन बन जाएगा, है ना। तो उच्च वायुदाब जो होंगी, जो ठंडी हवाएं होंगी उसका जगह ले जाएंगी, तो मतलब बारिश होने का संभावना जाहिर सी बात बन जाएगा। हिमपात क्या होता है? यदि समस्त वायुमंडल का तापमान हिमांक से कम होने पर संघनन हो तो वर्षा तुषार या हिम के रूप में, जिसे तुषारपात या हिमपात कहते हैं। ये चीज़ याद रखना बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहिए बहुत अच्छे एग्जाम में इसका लेवल पूछा जाता है। संघनन के बाद यदि जल बूंदों को गिरते हुए हिमांक या उससे कम तापमान मिले तो वर्षा ओले के रूप में होती हैं। यदि वायुमंडल में सामान्य रूप से घनीभूत होते वर्षा जल के रूप में होगी। देखिए बच्चों, बहुत ज़्यादा समय होगा तो हम बीच ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जा रहा है। वाष्प दाब से क्या तात्पर्य है? वायु में जलवाष्प की उपस्थिति, कुल वायु दाब वायुमंडल के केवल जलवाष्प की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाला वायुदाब, बिल्कुल सही बात है, इसे कहा जाता है वाष्प दाब। अब देखिए जलवाष्प, अभी हमसे क्वेश्चन पूछे थे,
जलवाष्प यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर वाष्प है यानी कि जल की एक तरह से वाष्पन इवेपोरेशन है, हो रहा है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसको किससे मेजर किया जाता है, उसे कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। वो किससे मेजर किया जाता है ये बताओ मुझे। अभी तो हमने देखे थे बैरोमीटर से हवा का दाब मेजर किया जाता है, तो किससे हम अपने वायुमंडल में जलवाष्प को मेजर करते हैं, ये चीज़ हम आपसे पूछे थे, बताइए क्या कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए यहाँ पे ओसांक आपको सीखने को मिलेगा। ओसांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर संघनन शुरू हो जाता है उसे ओसांक कहते हैं, यानी कि डीप पॉइंट कहा जाता है। ड्यू पॉइंट कहते हैं, ओसांक कहते हैं। यही चीज़ कहा है, संतृप्त हो जाती हवाएं जो होती हैं उसे क्या कहते हैं? ओसांक कहते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। पछाब शब्द से क्या तात्पर्य है? पछाब शब्द क्या है? पछाब शब्द एक अधिक ऊंचाई पर मिलने वाले जो हमारे कह लीजिए कि हिमकड़ हैं, है ना, उसे कहा जाता है। तो अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हैं, तो अधिक से अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पछाब होते हैं। यह एक तरह से वाइट कलर के बादल होते हैं, कह लीजिए, है ना, बहुत ऊंचे पर उड़ते हैं, एक ऊंचा बादल है, तो याद रखना है इसको। ये देखने में पक्षियों के उजले पंख के रूप में होते हैं, मतलब कि सफ़ेद वाइट दिखते हैं। इससे वर्षा नहीं होती है। चक्रवात आने के क्रम सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, अतः ये मेघ चक्रवात आने का संकेत देते हैं। कोहरा क्या है भाई? ओस जिसे कहते हो आप, है ना, कोहरा। देखिए कोहरा और फॉग अलग अलग है बच्चों, है ना। फॉग एक तरह से पॉल्यूशन का देन है, कह लो पॉल्यूशन है, लेकिन जो कोहरा है एक तरह से छोटे छोटे बादल हैं, जो कण हैं हमारे इन्वायरमेंट के, वाटर वेपर्स के कण है ना। कोहरा क्या होता है? कोहरा एक कपासी वर्षा बादल है। कपासी नहीं, इसे कहेंगे एक निचली स्तर बादल है। कपासी स्तर थोड़ा ऊंचा उड़ता है ना, ऊंचा स्तर नहीं कहेंगे इसे, ऊंचा स्तर नहीं कहेंगे, यह एक नीचे स्तर की बादल है कोहरा, क्योंकि कोहरा नीचे ही देखने को मिलता है। ऊपर तो आसमान साफ होता है, लेकिन नीचे अगर देखेंगे तो घनीभूत पूरा एकदम वेपराइजेशन, वेपर पेड़ पत्तों पर हर जगह। तो इस तरह से वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कणों एवं धुएं के रजों पर संघनित सूक्ष्म जल विंडो को कोहरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। कुहासे की अपेक्षा कोहरे का जल कण बड़े होते हैं। जब कोहरे में धुआं समा जाता है तो उसे धुआंसा यानी स्मॉग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। कुल आबादी में जनजाति आबादी का अधिकतम प्रतिशत कहाँ है? देख, सभी आबादी में देखें जनजातियों का सबसे अधिकतम प्रतिशत अगर देखा जाए तो झारखंड में है। ठीक है, झारखंड याद रखना है। झारखंड में देख लीजिए कितने हैं, उड़ीसा में देखिए कितने हैं, इतने हैं, राजस्थान में इतने हैं, और मध्य प्रदेश में इतने हैं। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सबसे अधिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, लेकिन अगर जो ऑप्शन के अनुसार चलें तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक कहाँ पे है देख सकते हैं आप, है ना। देखिए यहाँ पे उड़ीसा में तो 81 लाख के आसपास हैं, 81,45,000 समथिंग है, और राजस्थान में 70 लाख हैं, देख रहे हैं ना। और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा 122 लाख हो गया मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर देखा जाए जनजातियों का, लेकिन अगर ऑप्शन के अनुसार चला जाए तो झारखंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। झारखंड किससे अलग होकर बना है बताइए तो? बिहार से ना भाई। पवनों के मार्ग में अवरोधों की उपस्थिति के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? पवनों के मार्ग में जो अवरोध के कारण होता है वर्षा, उसे कहते हैं पर्वतकृत। पर्वत ही रोकता है, पर्वत जब रोक देता है हवाएं लड़ जाती हैं वहाँ पे, जो बादल होते हैं फिर वहीं पे फूट जाता है बादल फट जाता है, बादल गिर जाता है, यानी तो बारिश भी होने लगता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? पर्वतकृत बादल। ठीक है ना। इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आप लोग अगर चाहें तो पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं 99 रुपीज़ में। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? 63 86 08 75 35 पर एक मैसेज करके बोलना होगा, सर मुझे ज्योग्राफी का पीडीएफ दे दीजिए। बहुत ही सस्ते दाम पे बच्चों दिया जा रहा है। यह बुक आपको अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 मतलब कि 300 के प्लस ही आएंगे, है ना। बहुत ही अच्छी बुक है। पर्वतकृत वर्षा, जब जल वाष्प मुक्त गर्म वायु किसी पर्वत के सहारे ऊपर चढ़ती है तो यह वायु ठंडी होने लगती है। ठंडी होने से ये संतृप्त हो जाती है और संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संघनन के पश्चात होने वाली इस प्रकार की वर्षा को पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। संसार की अधिकांश वर्षा इसी रूप में होती है। भारत में मुख्यतः पर्वतकृत ही वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं जो होती हैं हमारे लगभग कह लीजिए 22 जून के आसपास में, 20 जून के आसपास में हमारे यहाँ मौसम एंट्री करती है। दक्षिण भारत से हवाएं आती हैं और 2 भागों में बढ़ जाती हैं, एक पश्चिमी तट के सहारे चली जाती हैं, एक पूर्वी तट के सहारे चली जाती हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो वहाँ पे बारिश होती है, और जाते जाते अगर वह गर्म हो गया तो बातें अलग है। लेकिन जब यहाँ से एंट्री करती है हमारे केरल से, तो वहाँ पे कह लीजिए कि आम्र वर्षा उसे कहते हैं, एंट्री करती है, फिर हमारे कर्क रेखा तक पहुँचते पहुँचते उसका बहुत बड़ा रूप हो जाता है, पूरे भारत में फैल जाता है। 22 यानी कि लगभग 1 जुलाई आते आते, है ना, जुलाई आते आते पूरे भारत में फैल जाता है। और हमारे कह लीजिए जो पर्वत से सटा हुआ, जैसे कि हमारा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, है ना, यूपी वाला पूरा अधिकांश क्षेत्र हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, इन सब जगह बारिश काफ़ी अच्छे ताबड़तोड़ होता है ना। याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा। हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन बहुत कुछ हमने सीखा है। और यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेन कर देते हैं चक्रवात को, है ना। आपको यहाँ पे मिल जाएगा संवहनी वर्षा किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे 51 से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।